दिल्ली सेवा बिल को राज्यसभा और लोकसभा से पास होने के बाद राष्ट्रपति ने मंजूरी दे दी है। अब यह बिल कानून बन गया है। दिल्ली में क्या कुछ बदलाव होंगे अब? इस विषय पर चर्चा करने के लिए हमने खास तौर पर आमंत्रित किया है पीडीटी आचार्य जी को, जो कि फॉर्मर महासचिव है लोकसभा के, साथ साथ संविधान विशेषज्ञ है। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका पंजाब केसरी टीवी और नवोदय टाइम्स पर। थैंक यू। सर, सबसे पहले आपसे यही जानना चाहेंगे कि जो अब ये बिल कानून बन गया है, क्या कुछ बदलाव होंगे? देखिए, तो सर्विसेज जो है वो इस बिल के जरिए या उसके पहले जो ऑर्डिनेंस निकला था उसके जरिए लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास दे दिया गया था। तो सुप्रीम कोर्ट के जो कॉन्स्टिट्यूशन बेंच है, लास्ट मंथ उस बेंच ने जो डिसीजन दिया था उसके अंडर सर्विसेज स्टेट गवर्नमेंट, मतलब श्री केजरीवाल की गवर्नमेंट के हाथ में दे दिया था। लेकिन अब इन्होंने वहां से वापस लेके लेफ्टिनेंट गवर्नर को दे दिया इस बिल के द्वारा। तो इसका मतलब है ऑफिसेज सारे लेफ्टिनेंट गवर्नर के डायरेक्ट कंट्रोल में रहेंगे और स्टेट गवर्नमेंट का उनके ऊपर कोई इफेक्टिव कंट्रोल नहीं होगा। यही तो डिस्प्यूट है और यही तो प्रॉब्लम है। जब मिनिस्ट्रीज के अंडर ऑफिसेज नहीं है और मिनिस्ट्रीज का जो कंट्रोल इनके ऊपर नहीं है, तो ये गवर्नमेंट कैसे चलेगा? यही सवाल सुप्रीम कोर्ट के सामने था और इसी सवाल को लेके सुप्रीम कोर्ट ने वो जजमेंट लिखा था कि ये तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि सरकार असेंबली के प्रति जिम्मेदार है, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एक 3 स्टेज रिस्पॉन्सिबिलिटी का जो चेन है उसमें ऑफिसेस जिम्मेदार होंगे मिनिस्ट्रेट से, मिनिस्ट्रेट जिम्मेदार होंगे असेंबली से और असेंबली तो जनता के। तो ये जो चेन है, ये चेन तोड़ दिया, तोड़ करके ऑफिसेस को वहां से हटा दिया। तो डेमोक्रेसी में, पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट में ये जो अकाउंटेबिलिटी है या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इसके बिना गवर्नेंस चलेगा नहीं, असंभव है। और इसी प्रॉब्लम को लेके सुप्रीम कोर्ट ने जो डिसीजन दिया था सर्विसेज को स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में वापस देने का, लेकिन इसका उल्टा हुआ। अब यही होगा। इन्होंने एक सर्विसेज अथॉरिटी बनाई है, लेकिन उसमें मेजॉरिटी ऑफिसेज की है। ये भी बड़ी अजीब सा एक सेटअप है। एक अथॉरिटी बना ले, उसमें चीफ मिनिस्टर चेयरमैन और 2 ऑफिसेज उसके मेंबर्स हैं और उसमें मेजॉरिटी पर डिसीजन होगा और मेजॉरिटी तो 2 ऑफिसेज की है। तो चीफ मिनिस्टर की पोजीशन क्या है? ऐसा कोई अथॉरिटी बनता नहीं है। मेरे ख्याल से वो ठीक नहीं है, क्योंकि एक तो ये है कि ऑफिसेज जो मिनिस्ट्रीज के कंट्रोल में रहेंगे वो चीफ मिनिस्टर के बराबर कैसे बैठेंगे? ये तो नहीं होगा। ये भी तो एक अनुचित। सर, आपसे आसान शब्दों में समझना चाहूं, जो आम लोग जानना चाहते हैं कि इस बिल का जो असर है वो दिल्ली पर क्या पड़ेगा? इस बिल का असर देखिए ऐसा है, गवर्नेंस, पूरे गवर्नेंस पर इसका असर पड़ेगा। तो मिनिस्ट्रीज के ऑर्डर ऑफिसेस मानेंगे नहीं, तो क्या होगा? तो ऑर्डर इंप्लीमेंट नहीं होगा और जो भी डिसीजन लेंगे वो लेफ्टिनेंट गवर्नर फाइनल अथॉरिटी है, वही डिसाइड करेंगे। जबकि कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने, जो पहले वाला कॉन्स्टिट्यूशन बेंच है, ने ये फैसला दिया था कि सारी जो डिसीजंस है इस स्टेट गवर्नमेंट के अंडर, जो स्टेट लिस्ट में जितने आइटम्स है उन सब के ऊपर स्टेट गवर्नमेंट का कंट्रोल है और इन सब मामलों में स्टेट गवर्नमेंट डिसीजन ले सकता है और लेफ्टिनेंट गवर्नर के कंकरेंस का सवाल ही नहीं उठता। ये बहुत क्लियरली इन्होंने उस जजमेंट में लिखा था। इसका मतलब है
जो भी आइटम्स इस गवर्नमेंट के कंट्रोल में है, ज्यूरिसडिक्शन में है, उन चीजों पर मिनिस्टर्स जो है वो डिसीजन ले सकता है और फाइनल होगा। लेफ्टिनेंट गवर्नर कंकरेंस की जरूरत नहीं है, लेकिन अब ऐसा नहीं है। जो भी डिसीजन लेते हैं वो फाइनल डिसीजन होगा लेफ्टिनेंट गवर्नर का। सर, एक चीज मैं आपसे जानना चाहूंगा, जो इस सरकार की जो ये कानून आने के बाद ये बदलाव आप बता रहे हैं, इससे पहले की जो सरकारें थी और इस सरकार में जो डिफरेंस है, क्या कोई डिफरेंस है कि पहले सरकारों के पास ज्यादा अधिकार थे और इस सरकार के पास कम अधिकार है? क्या कोई डिफरेंस है? देखिए, लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास ये जो एक्ट पास होने के बाद 1991 का जो GNCTD एक्ट जिसको कहते हैं, गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली, ये जो एक्ट है, ये एक्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के बाद हुआ है। कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1991 में लाके दिल्ली के लिए अलग सेटअप बनाया गया था। ये जो असेंबली एस्टैब्लिश किया था और फिर गवर्नमेंट, ये आर्टिकल 239 AA कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर हुआ है। तो इसके अंडर गवर्नमेंट को सारे पावर्स दिए हुए हैं, स्टेट गवर्नमेंट को। वो पहले था, लेकिन अब ये सर्विसेज का जो मामला है वो तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने यहां से उठा के ले गए। पहले तो उनके पास था, ये जो झगड़ा उस वक्त था नहीं, लेकिन ये जो इनके आम आदमी पार्टी की गवर्नमेंट बनने के बाद ये प्रॉब्लम शुरू हो गया। उसमें फिर सर्विसेज वो यहां से हटा दिया, एक नोटिफिकेशन के जरिए सर्विसेज हटा दी। और सर्विसेज हटा देने से प्रॉब्लम होता है, गवर्नमेंट चलेगा नहीं, क्योंकि मिनिस्टर्स का जो ऑर्डर है वो तो मानेंगे नहीं। ऑफिसेस मिनिस्टर्स के कंट्रोल में नहीं है, तो कैसे चलेगा गवर्नेंस? ये तो एक कॉमन सेंस की बात है। पहले तो ऐसा था नहीं सिचुएशन। सर, इस कानून के आने के बाद जो चुनी हुई सरकार है उसकी अब क्या हैसियत रह जाएगी? अब कुछ नहीं है, वो तो एक म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन की तरह हो गया। मिनिस्टर्स है जिनके पास कोई पावर नहीं है, और ऑफिसर्स मिलकर डिसाइड करेंगे चीजें, किस ऑफिसर को ट्रांसफर करना है, किस ऑफिसर का पोस्टिंग करना है, कौन सूटेबल है, ये सारी चीजें ऑफिसर्स डिसाइड करेंगे और उसका फाइनल डिसीजन होगा लेफ्टिनेंट गवर्नर का। सर, क्योंकि आपने बड़े विस्तार से बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने पहले दिल्ली सरकार के पक्ष में निर्णय दिया था, जिसे केंद्र सरकार ने कानून के माध्यम से पलट दिया, ये कानून ले आई। क्या सुप्रीम कोर्ट की ये जो सुप्रीम कोर्ट ने जो ये डिसीजन दिया था, क्या उसकी अवहेलना है? और दूसरा मेरा सवाल ये है, क्या सुप्रीम कोर्ट, अगर सरकार कोर्ट जाती है तो इस कानून को जो केंद्र सरकार जो कानून लाई है, इसको सुप्रीम कोर्ट पलट सकता है? मेरे ख्याल से, क्योंकि उसके लिए मैं दो तर्क देता हूं। एक तो ये है कि जो बिल लाया गया है, इसमें जो प्रोविजंस है, जो प्रावधान है, ये सारे प्रावधान जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन के जो आर्टिकल है 239 AA, जिसके अंडर ये दिल्ली असेंबली एस्टैब्लिश हुई है और गवर्नमेंट स्थापित हुआ है, उस आर्टिकल में जो भी प्रावधान है उसके खिलाफ है, ये उसके खिलाफ जाता है। और जबकि ये बिल लाया गया है आर्टिकल 239 AA और क्लॉज 7 के अंडर। क्लॉज 7 का इंपॉर्टेंस ये है, क्लॉज 7 में ये कहा गया है पार्लियामेंट लॉ बना सकते हैं, किस पर्पस के लिए? टू सप्लीमेंट द प्रोविजंस कंटेन्ड इन 239 AA। मतलब सप्लीमेंटल लॉ पार्लियामेंट बना सकते हैं उस क्लॉज के अंडर। सिर्फ सप्लीमेंटल लॉ का मतलब ये है कि जो 239 AA में जो प्रावधान है उसको और अच्छा करने के लिए, उसमें
जो भी गैप्स है उसको फिलअप करने के लिए ला सकते हैं। तो सप्लीमेंटल लॉ जो आर्टिकल के जो मेन प्रोविजंस के खिलाफ नहीं हो सकता। अगर खिलाफ हो तो ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो जाएगा। ये लॉ खिलाफ नहीं जा सकता क्योंकि सप्लीमेंटल लॉ है, और जो गवर्नमेंट लाए हैं वो सप्लीमेंटल लॉ है। क्लॉज 7 के अंडर पार्लियामेंट, ऑफ कोर्स पार्लियामेंट के पास किसी भी यूनियन टेरिटरी के लिए कोई भी लॉ बना सकते हैं किसी भी सब्जेक्ट पे, ये तो है। लेकिन ये जो लॉ लाए गए हैं, मतलब ये जो बिल लाया गया है, वो उस तरह के जनरल पावर्स को यूज करके नहीं लाया गया है। ये लॉ जो बिल लाया गया है वो सिर्फ क्लॉज 7 ऑफ 239 ए के अंदर ही लाए हैं। इसका मतलब है वो सप्लीमेंटल लॉ है। तो सप्लीमेंटल लॉ में कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल में जो प्रावधान है उसके खिलाफ नहीं हो सकता, तो इसलिए वो कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है, वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। दूसरी बात यह है कि जो सुप्रीम कोर्ट ने जो डिसीजन दिया था, जो जजमेंट दिया था, ये जो कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने, उसमें इन्होंने कहा था कि ये सर्विसेज सारे स्टेट गवर्नमेंट के पास ही रहेगा। लेकिन अभी जो बिल लाया गया है उसका प्रोविजन सारे उसके खिलाफ है, सुप्रीम कोर्ट के जो डिसीजन के खिलाफ है ये। अब उसका सुप्रीम कोर्ट के जो फैसले हैं उसके खिलाफ आप इस तरह से लॉ नहीं ला सकते, क्योंकि कई डिसीजंस में सुप्रीम कोर्ट ने ये स्पष्ट किया है कि आप इस तरह से नहीं ला, इस तरह से सुप्रीम कोर्ट के जो डिसीजन है उसको नलिफाई करने के लिए लॉ नहीं ला सकते जब तक आप उसके बेसिस को चेंज नहीं करते। अब सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन का बेसिस क्या है? वो आर्टिकल 239 ए के प्रोविजन 3 है। वो 3 के अंदर लिखा गया है स्टेट लिस्ट में और कंकरेंट लिस्ट में जो भी सब्जेक्ट्स है वो सारे 3 सब्जेक्ट्स को छोड़ के, पुलिस, पब्लिक ऑर्डर और लैंड, इन तीनों को छोड़ के बाकी सारी चीजें आपके अंडर है, ये लिखा हुआ है। और सुप्रीम कोर्ट ने क्लैरिफाई भी किया था कि हाँ यही पोजीशन है। तो उसी के बेसिस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सर्विसेज सारे आपके पास रहेगा। लेकिन अभी आपको मैं बीच में टोकना चाह रहा हूं कि जो केंद्र सरकार है उसकी तरफ से तर्क दिया गया कि सुप्रीम कोर्ट ने ये मेंशन करा था कि अगर संसद चाहे तो इसको कानून लाकर बदल सकती है। यही मैं कह रहा हूं, यही स्पष्ट कर रहा हूं। वो एक जनरल प्रोविजन है कॉन्स्टिट्यूशन का कि पार्लियामेंट किसी भी यूनियन टेरिटरी के लिए कोई भी लॉ ला सकते हैं। लेकिन ये जो लॉ लाया गया है बिल, ये उस प्रोविजन के अंडर नहीं है, ये क्लॉज 7 के अंदर है, क्योंकि ये जीएनसीटीडी एक्ट जो है उसका अमेंडमेंट है, ये जनरल लॉ नहीं है। ये फर्क समझना चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है। ये क्लॉज 7 के अंदर सप्लीमेंटल लॉ के तौर पर लाया गया है, ये जीएनसीटीडी एक्ट का अमेंडमेंट है ये बात है। इससे दोनों में कंफ्यूज नहीं करना। तो इसलिए इसमें लिमिटेशंस है, जो सप्लीमेंटल लॉ में लिमिटेशंस है, ये बात है। अगर पार्लियामेंट किसी सब्जेक्ट के ऊपर कोई इंडिपेंडेंट लॉ लाता है उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये जो है ये क्लॉज 7 के अंदर ये बिल लाया गया है, इसलिए इसमें लिमिटेशंस है, क्योंकि ये सप्लीमेंटल ही है, ये जनरल लॉ नहीं हो सकता ये। तो इसके जो प्रोविजंस है तो 239 ए के खिलाफ नहीं जा सकता। अगर जाता है तो ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो जाएगा। सर, इसी बात को लेकर दोनों पार्टियों के अपने अपने तर्क हैं। आम आदमी पार्टी कहती है ये सुप्रीम कोर्ट का उल्लंघन है, मतलब सुप्रीम कोर्ट जो कानून लाई उसको केंद्र सरकार, और केंद्र सरकार, गृह मंत्री खुद कहते हैं कि किसी तरह की अवहेलना नहीं की गई सुप्रीम कोर्ट की। तो दोनों के अपने अलग अलग तर्क है सर। वो तो होता ही है, वो तो फैसला तो सुप्रीम कोर्ट का होगा, तर्क तो दोनों का ही है, ठीक है। लेकिन मेरा अपना ओपिनियन जो है ये है कि ये जो बिल है, ये बिल जो लाया गया है वो अमेंडमेंट बिल है। अमेंडमेंट बिल जो जीएनसीटीडी एक्ट का अमेंडमेंट बिल है, ये जीएनसीटीडी एक्ट जो है लाया गया है
वो 239 AA क्लॉज 7 के अंडर लाया गया है, क्योंकि सप्लीमेंटल लॉ के तौर पर वो लाया गया था, इसलिए वो जो उसका अमेंडमेंट भी तो सप्लीमेंटल ही होगा, वो जनरल लॉ थोड़ी हो सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया सर, पंजाब केसरी टीवी और नवोदय टाइम्स से बातचीत करने के लिए और ये महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू।